हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे गोधरा कांड एक्सप्लेन्ड, द साबरमती रिपोर्ट। तो अच्छा है, अभी आज हम मूवी देखने जाएंगे, उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड नॉलेज भी हमको मिल जाएगी, ताकि उसके बाद कंपैरिजन कर सकेंगे कि मूवी में कितनी सच्चाई दिखाई है। क्योंकि अभी तक कमेंट सेक्शंस में किसी ने भी नहीं कुछ लिखा भाई कि वो मूवी देख के आए और उनके क्या थॉट्स हैं, क्या हुआ है। तो ऐसा लगता है रिव्यू देने वाले हम ही पहले होंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात दंगों को 22 साल हो गए हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने भी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, मगर इस देश में एक सेक्शन है जो आज भी गुजरात दंगों पर पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आता। ये वो सेक्शन है जो इन दंगों के लिए गुजरात के हिंदुओं को जिम्मेदार बताता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कसूरवार मानता है और इतने सालों बाद आज भी इन दंगों के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काता है। मगर हैरानी ये है कि लोगों को लेके पाकिस्तान चले जाओ, कोई भी भूल कर भी गोधरा कांड का जिक्र नहीं करता। वो गोधरा कांड जिसमें ट्रेन की बोगी में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। वो गोधरा कांड जिसके बाद सारे गुजरात में दंगे शुरू हुए। वो गोधरा कांड जिसके लिए बाद में 31 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तो आज की वीडियो में हम उसी गोधरा कांड की बात करेंगे। अगली कुछ देर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि 27 फरवरी 2002 की उस मनहूस सुबह को आखिर हुआ क्या था, कौन कौन लोग उस साजिश में शामिल थे, किन किन सरकारों ने बाद में गोधरा के गुनहगारों को बचाने की साजिश की थी। साथ में ये भी आपको बताएंगे कि ये गोधरा कांड अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि लेफ्ट लिबरल्स का पूरा इकोसिस्टम किस तरह दुनिया भर में जिहादियों के कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश करता है। हम उनके इस प्रोपेगेंडा की भी धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको सही लगे, अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि इतिहास के इस घिनौने हिस्से की सच्चाई एक एक भारतीय तक पहुंच पाए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये फरवरी 2002 की बात है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जा चुका था। राम मंदिर बनाने को लेकर अब भी संघर्ष जारी था। इसी कड़ी में विश्व हिंदू परिषद ने 22 फरवरी 2002 को अयोध्या में शिला पूजन कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम का मकसद यही था कि मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपनी आस्था दिखाएं और देश भर से लोग अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन दें। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों लाखों हिंदू भाई अयोध्या जा रहे थे। ऐसे ही 2000 के आसपास कार सेवकों का जत्था अयोध्या गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ये लोग 26 फरवरी को अयोध्या से अहमदाबाद के लिए चले थे। 27 फरवरी की सुबह 7:30 पौने 8 बजे के करीब साबरमती एक्सप्रेस गोधरा प्लेटफॉर्म पर रुकती है। उस वक्त ये गाड़ी अपने तय समय से 3.5 घंटे लेट चल रही थी। गोधरा प्लेटफॉर्म पर कुछ देर रुकने के बाद गाड़ी बमुश्किल थोड़ी देर ही आगे बढ़ी होती है कि कोई चेन खींचकर ट्रेन को रोक देता है। आपको बता दें कि यूं तो उस दिन क्या हुआ इसे लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, मगर आपको सीधे तौर पर वही सारा ब्यौरा मैं यहां पर इस वीडियो में दे रहा हूं जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी ने भी ठीक माना और नानावटी आयोग ने भी। तो हुआ ये कि जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से थोड़ी आगे बढ़ी तो ट्रेन के भीतर से कोई चेन खींचता है। बाद में हुई फॉरेंसिक जांच से यह भी बात साबित हुई कि 3-4 बार चेन खींचकर गाड़ी को रुकवाया गया। ट्रेन जिस जगह रुकवाई गई वहीं पर एक मुस्लिम बस्ती थी। एसआईटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ट्रेन के रुकते ही सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन की तरफ पत्थर मारने शुरू कर दी। इस पत्थरबाजी से घबराकर लोगों ने ट्रेन की खिड़कियां बंद कर ली। तभी पत्थरबाजी का फायदा उठाकर कुछ लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। आपको बता दें कि जो भी लोग इस साजिश में शामिल थे उन्होंने हादसे की जगह के पास में मौजूद अमन गेस्ट हाउस में एक रात पहले ही मीटिंग भी की थी। तकरीबन 40 लीटर पेट्रोल वहां पर लाकर रख दिया गया था। पत्थरबाजी का फायदा उठाकर ट्रेन के अंदर घुसे लोगों ने पेट्रोल को डिब्बे के अंदर बहा दिया और खुद ट्रेन से कूदकर बर्निंग रैक्स को खिड़की से डिब्बे के अंदर फेंक दिया। यही वजह थी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही S6 कोच में इतनी भयंकर आग लग गई कि चंद मिनटों में 59 लोग मारे गए। मरने वालों में 27 पुरुष, 20 महिलाएं और 12 बच्चे थे, जिनमें कुछ बच्चे तो 2-2.5 साल के थे। ये वो कार सेवक थे जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये तो बस अपने सबसे बड़े आराध्य भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए अपना समर्थन देने गए थे। इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं थी। जब कुछ लोग गुजरात दंगों में मारे गए महिलाओं और बच्चों का हवाला देकर पूछते हैं ना कि इनका क्या कसूर था, तो उनसे यह भी पूछ लीजिएगा कि गोधरा की ट्रेन में जिंदा जला दिए गए उन 12 बच्चों का क्या कसूर था। आज की तारीख में एक मॉब लिंचिंग भी हो जाती है तो कुछ लोग सालों साल उस आदमी का नाम ले लेकर सवाल पूछते हैं कि कैसे भारत में धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, मगर गोधरा में 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में से कोई है जो मुझे उन 59 में से 3 लोगों के नाम भी बता सकता है? 3 छोड़िए, बहुतों को तो एक का नाम भी नहीं पता होगा।
क्योंकि उस वक्त मीडिया को ऐसे मैनेज किया गया था कि मीडिया ने उस टाइम गुजरात दंगों की बात तो की, मगर गोधरा में मारे गए लोगों को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया, जैसे गुजरात दंगा अपने आप बिना किसी वजह से शुरू हो गया। आपको बता दें कि गोधरा में ट्रेन को किस तरह साजिश करके जलाया गया, ये इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए आसान नहीं था। लेफ्ट गैंग ने जानबूझकर कई तरह की थ्योरीज फैला दी ताकि सच उन थ्योरीज में फंसकर उलझ जाए, कहीं बह जाए। पहले तो एक झूठ ये फैलाया गया कि गोधरा की घटना कोई साजिश नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा सुबह 7:30 बजे गोधरा पहुंचने से पहले साबरमती एक्सप्रेस सुबह 6 बजे के आसपास दाहोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। तभी एक मुस्लिम वेंडर ने ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, मगर कार सेवकों ने उसे भगा दिया, जिससे वो वेंडर नाराज हो गया और उसने गोधरा में अपने लोगों को इसकी जानकारी दी और उन लोगों ने ट्रेन के गोधरा पहुंचने पर उसे बाहर से आग लगा दी। मगर उस वक्त मामले की जांच करने वाले सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना जी ने बताया कि हमें शुरू में ही ट्रेन को देखकर लग गया था कि इसे बाहर से आग नहीं लगाया गया है। सच तो ये है कि आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि उस दिन साबरमती एक्सप्रेस को बाहर से आग लगाया गया था, मगर बाद में हुई जांच से इस थ्योरी की हवा निकल गई। राकेश अस्थाना जी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस जगह ट्रेन को आग लगाई गई वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर की जगह थी। ट्रेन की जब हालत देखी गई तो हमने नोट किया कि ट्रेन के नीचे की तरफ का पेंट वैसे का वैसा था। अगर ट्रेन को बाहर से आग लगाई गई होती या बाहर से ट्रेन पर पेट्रोल फेंका गया होता तो पेट्रोल पहले खिड़की के आसपास वाले हिस्से पर गिरता। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आई कि चूंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म के बाहर रोकी गई थी, ऐसे में अगर एक 6 फीट का आदमी भी होगा तो वो भी बड़ी मुश्किल से ही खिड़की तक अपना हाथ पहुंचा पाएगा। इसलिए ये थ्योरी बड़ी जल्दी खारिज कर दी गई कि ट्रेन के बाहर से किसी ने पेट्रोल फेंक कर आग लगाई। वैसे भी ट्रेन के बाहर से अगर कोई पेट्रोल या केरोसिन फेंकता भी है तो पूरी बोगी में इतनी जल्दी आग नहीं फैल सकती। साबरमती एक्सप्रेस के जिस S6 डब्बे में आग लगाई गई थी उसमें आग इतनी तेजी से फैली थी कि चंद मिनटों के अंदर ही पूरा का पूरा डिब्बा जल गया था। इसके बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम को इन्वॉल्व किया गया, हर तरह के प्रयोग करके देखे गए, तब जाकर जांच टीम इस नतीजे पर पहुंच पाई कि डिब्बे को आग बाहर से नहीं लगाई गई थी और ये आग पूरी प्लानिंग करके लगाई गई थी। इसके लिए बाकायदा पहले से पेट्रोल खरीद कर रखा गया। जिस पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया गया उस पेट्रोल पंप के मालिक ने भी बाद में कंफर्म किया था कि कुछ लोग बहुत सारा पेट्रोल ले गए थे। इसके बाद उसी जगह बने अमन गेस्ट हाउस में इन लोगों की मीटिंग भी हुई। आप सोचिए वो ट्रेन उस समय 3.5 घंटे लेट थी तो सुबह 7:30 बजे के करीब पहुंची। अगर ये अपने सही टाइम पर वहां पहुंचती और रुकती तो उस वक्त रात के 3:30 या 4 बजे होते। ज्यादातर लोग नींद में होते और तब ऐसी आग अगर लगाई गई होती तो कितने लोगों की जान जाती। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके गुनहगारों के राज खुलने लगे। पता लगा कि इस घटना में कई लोग शामिल थे, जिसमें एक मौलाना उमर जी का भी नाम आया, जिसे इस घटना का मास्टरमाइंड माना गया। एक लोकल मुस्लिम नेता हाजी बिलाल भी इसमें शामिल था, जिसने भीड़ को भड़काया। रफीक हुसैन भटक पर भी इल्जाम लगा कि उसने ट्रेन की बोगी में पेट्रोल फेंका। इसके अलावा फारूक भाना और सलाउद्दीन अब्दुल मलिक भी इस पूरी वारदात में मुख्य साजिशकर्ता थे। बाद में इनमें से कुछ आरोपियों का लाई डिटेक्टर और ट्रूथ सीरम टेस्ट भी करवाया गया। आयोग की जांच पर किसी को शक न हो इसके लिए आरोपियों का 164 के अंडर जज के सामने ओपन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए गए, ताकि बाद में कोई ये इल्जाम न लगा दे कि पुलिस ने कोई दबाव डालकर आरोपियों के झूठे बयान रिकॉर्ड करवाए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त गुजरात कैडर के आईपीएस राकेश अस्थाना जी ने की थी, जो बाद में सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी बने। उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को नानावटी आयोग के सामने भी पेश किया। गुजरात के बाहर कई लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी भी इस जांच के नतीजों से सहमत हुई। नानावटी आयोग ने जो अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की उसमें भी ये माना कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में एक साजिश के तहत ही आग लगाई गई थी। 2011 में एसआईटी की अदालत ने इस रिपोर्ट के बेस पर गोधरा कांड में 31 लोगों को दोषी माना, जिसमें से 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, 20 लोगों को उम्र कैद की सजा। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने बाद में 11 लोगों की फांसी को भी उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों ये तो थी गोधरा कांड की पूरी सच्चाई। पर जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि दुनिया भर में लेफ्ट लिबरल गैंग की ये कोशिश रहती है कि जहां कहीं भी जिहादी किसी कांड में इन्वॉल्व है, उन्होंने अगर कोई बड़ा कांड कर दिया है तो उसके आसपास इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बुंदो ताकि किसी को पता ही ना चले कि सच आखिर है क्या। ठीक यही काम 2004 में यूपीए सरकार बनते ही रेल मंत्री लालू यादव ने किया था। उन्होंने पहली फुर्सत में साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उषा बनर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को पता नहीं क्या जल्दी थी, इसने पता नहीं क्या ही जांच की। इसने बड़ी जल्दी फाइनल रिपोर्ट पेश करके ये बता दिया कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में किसी साजिश से आग नहीं लगी, बल्कि ये आग तो एक एक्सीडेंट से लगी थी। मतलब बनर्जी कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट में ये बात ही खारिज कर दी कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 डब्बे में किसी ने आग लगाई भी थी। मगर गुजरात हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में बने और आयोगों में किसी ने भी इस रिपोर्ट को नहीं माना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई ही इसलिए जाती है ताकि उन थ्योरीज के बीच में सच को धुंधला किया जा सके।
अब अगर सरकार के अंदर ही बैठे लोग फर्जी रिपोर्ट बनाकर ये प्रूव कर देंगे कि ट्रेन में तो आग एक्सीडेंट की वजह से लगी थी, तो इन लोगों का जो वोट बैंक है वो इसी बात को पकड़ लेगा। अब ये वोट बैंक यही कहेगा कि देखो, अब तो रिटायर्ड जज की रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ट्रेन में आग एक एक्सीडेंट से लगी थी, हमें तो जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। और गोधरा कांड कोई ऐसी पहली घटना नहीं है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ तो पूरी दुनिया ने देखा, हम सबने टीवी पर देखा कि किस तरह अलकायदा के आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से प्लेन की टक्कर करवाकर 3000 लोगों से ज्यादा लोगों की जान ले ली। मगर कुछ लोग ये सब देखते हुए भी सच नहीं मानते। अलकायदा से हमदर्दी रखने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि हमला खुद CIA ने करवाया है। उसे पता था कि ऐसा हमला होने वाला है, मगर उसने होने दिया ताकि बाद में इस हमले की आड़ में मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री भेजी जा सके। इसी से जुड़ी दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि ट्विन टावर्स को फ्लाइट टकराकर गिराया नहीं जा सकता। इन टावर्स के अंदर पहले से ही विस्फोटक लगाए गए थे और प्लेन की टक्कर के बाद इसमें धमाका हो गया। इसी तरह पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के आतंकियों ने हमला करके 1200 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले को भी सबने देखा, मगर इसके बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल को तो पता था कि हमास ऐसा हमला करने वाला है, मगर उसने जानबूझकर ही अटैक होने दिया ताकि बाद में गाजा पट्टी को पूरी तरह से बर्बाद किया जा तो नहीं करना था ना अटैक। 26/11 के हमले के टाइम कसाब पकड़ा गया, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो कुछ लोग कभी नहीं मानते कि वो हमला इस्लामिक आतंकियों की करतूत थी। जो आतंकी पाकिस्तान से आए थे उन्होंने अपने हाथों में कलावा पहन रखा था। इसी बेस पर बहुत सारे लोगों ने हिंदू बता रहे थे। कहने का मतलब है कि चाहे गोधरा कांड हो, चाहे 9/11 का हमला हो, इजराइल पर हमास का हमला हो, या फिर 26/11 का मुंबई अटैक, पूरी दुनिया में जिहादियों से हमदर्दी रखने वालों का एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हर बार पोल खुलने पर यह साबित करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और डर नहीं है ना, किसी और ने किया है। और ऐसा करने के लिए वो कुछ कहानियां बनाते हैं ताकि सच इन कहानियों में कहीं खो जाए। गोधरा को लेकर भी ऐसी बहुत सारी कोशिशें की गई, इसे साजिश माना ही नहीं गया। जब भी गुजरात दंगों की बात हुई तो इन लोगों ने गोधरा का नाम ही नहीं लिया, जैसे गुजरात दंगे हवा में हो गए। बिना किसी बात के तो दोस्तों सड़क पर भी झगड़े नहीं होते, तो इतने बड़े दंगे कैसे हो जाते? जो दंगे हुए ये अफसोसजनक था, मगर उससे पहले गोधरा में जो हुआ वो भी हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। एंड में बस यही कहेंगे दोस्तों कि चाहे कितनी भी साजिशें हो जाएं, सच को दबा देना इतना भी आसान नहीं है। गोधरा कांड पर हमने जो ये वीडियो बनाई है उसके पीछे हमारी सोच भी यही है कि सच आप तक पहुंचाया जाए, और आपकी तरह ये सच और भी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। मुझे नहीं पता आप लोगों का, पर मेरा तो खून खौला था जब मैं ये सब सुन रही थी, अभी तक खौल रहा है, गुस्से से भरी पड़ी हूँ मैं। और जो भी ये जो लेफ्ट विंग वाले लोग हैं उन्हें कहो शर्म से डूब मरो यार, कि तुमको राइट रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। तुम उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हो और डिफेंड करते हो जिन्होंने पहले इतने गंदे काम किए हैं। अगर तुम इतने गंदे काम करोगे तो उसके बाद उस एक्शन का रिएक्शन जब होता है तो तब तड़पते क्यों? तब उसके बाद क्यों शोर मचाते हो? तब उसके लिए भी तो रेडी रहो। और मुझे याद है कि गुजरात की जो ट्रेन का बता रहे थे, इसकी न्यूज़ तो कहीं कुछ ज़्यादा नहीं आई थी, पर हाँ उसके बाद जो हुआ उसको तो इतना शोर मचा के किया था। उसमें मोदी जी का भी उनको कर दिया था कि भैया ये इन्वॉल्व है, फलाना ठमकाना, इतना हवा बना के उसको इतना बड़ा चढ़ा के किया। क्यों भाई? वो जाने ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो कीमती थी एज कम्पेयर टू जो ट्रेन में जो हिंदू मरे उनसे ज़्यादा कीमती थी क्या? और पहले किसने शुरू किया? तो जो पहले शुरू करता है उसको ये तो रियलाइज हो जाना चाहिए कि मैंने शुरू करा, गलत काम किया, तो उसका नतीजा जब होगा तो उसको भी मैं भुगतने को तैयार हूं। वही काम ये हमास ने किया कि पहले तो तुमने इजराइल पे अटैक किया, उनके इनोसेंट लोगों पे किया, और फिर जब इजराइल बदला ले रहा है तो तुम्हारी हाई तौबा और इनोसेंट लाइज और फलाना ठमकाना, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो शुरू हो जाता है। वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है कि पहले तुमने इतना घिनौना काम किया पूरा प्लान करके, और उसके बाद फिर जब तुम्हारे ऊपर आया तो तुमने अपनी इनोसेंस, भैया इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। तब यही बड़ी अजीब सी बात होती है कि पार्टीशन हो गया, जिन लोगों ने डिसाइड किया कि हम यहीं पर रहेंगे उनमें इतनी हेटेड कैसे है? तो वहां जाओ ना, यहाँ क्या बैठते हो? उस वक्त भी इतनी हेटेड थी, यू शुड हैव जस्ट गॉन ओवर देयर, राइट? Who stopped you? मगर यहाँ पे रहना और इतनी हेटेड दिखाना जस्ट बिकॉज किसी का रिलीजन तुमसे मैच नहीं करता, दैट इज नॉट नाइस। गलती कर दी पार्टीशन के टाइम, ये सुन के तो यही लगता है। कुछ लोग हैं जस्ट बिकॉज आप रिलीजन किसी का मैच नहीं होता तुम्हें इतना हेटेड हो जाए, ये बात सही नहीं है। और लॉ लगा है, आई डोंट नो कितना सही लगा है नहीं लगा, मगर छुपाने की कोशिश बहुत की है। बहुत गलत लोग उस वक्त हम लोग तो यूएस में ही थे, मगर न्यूज़ पेपर में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, पेरेंट्स के द्वारा पता लगा था एक्चुअली क्या हुआ है। हाँ। तो दैट इज़ हाउ वी ऑल्सो फाइंड आउट कि ये मीडिया में क्लियर नहीं कर रहे, मगर
इन रियलिटी क्या हुआ है we पर found out. पब्लिक भी देख लो किस टाइप की है हमारी देश में कि लालू यादव जो है जिसने इस टाइप की बाक मतलब इतना उसमें अपनी पॉलिटिक्स खेली, क्या घिनौना काम किया कि नकली उसने बना दिया वो जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये एक्सीडेंट था फलाना, उसके बाद भी उसको लोग वोट कर रहे हैं। अब क्या बोल सकते हैं, गलती तो अपनी है। जब अपनी गलती हो कि लोग जो अपने लोग हैं वो उनमें इतनी अक्ल नहीं कि ऐसे बंदे को नेक्स्ट टाइम वोट ना दो, उसको पॉलिटिक्स से ऐसा फेंको कि वो जिंदगी भर उसकी पुश्ते नहीं पॉलिटिक्स में आए देश को बर्बाद करने के लिए, पर वो बार बार लोग आते समझते हैं। नहीं है। क्या करें, क्या बोलें अब हम। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।